नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे खबर आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात समाजवाद वर्सेस नमाजवाद पर बहस समझिए निशांत को राजनीति में लाने की मांग क्यों उठ रही है। तेलंगाना में ब्लास्ट, बिहार में मातम के मायने आपको समझाएंगे और इसके साथ ही समय से पहले मॉनसून के मायने भी आपको बताएंगे। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से करेंगे। खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां बहेड़ा थाना क्षेत्र के पोहदी गांव में 2 समुदाय में झड़प और पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों समुदाय से 41 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पोहदी गांव में रविवार देर रात 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। शुरुआत बच्चों के बीच मुहर्रम की तैयारी को लेकर हुई थी। बच्चे झंडा लेकर गलियों में घूम रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के बच्चों से कहासुनी हो गई। बात बढ़ी तो बड़े लोग इसमें शामिल हो गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। घायलों का इलाज सीएचसी में चल रहा है और घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ ग्रामीण, एसडीपीओ सर्किल इंस्पेक्टर, बहेड़ा थाना प्रभारी गांव पहुंचे। पुलिस ने अब तक 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ और लोगों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी से उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। और वहाँ पे तत्काल जो है वो लोगों को चिन्हित किया गया है। जो लोग उपद्रवी तत्व थे, दोनों पक्ष की तरफ से हम लोगों ने उसको चिन्हित करने के उपरांत गिरफ्तारी की कार्रवाई रात्रि से ही प्रारंभ कर दी गई है और लगभग 40 से अधिक लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया है। कुछ और लोग चिन्हित हैं, कुछ लोगों का नाम अभी नहीं आया है, जिसके लिए वीडियोग्राफी एंड बाकी जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं, उसके माध्यम से उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। और ये लगातार ये गिरफ्तारी की कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक उपद्रवी को चिन्हित करके उनको अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा। और अब आप खबर तो समझिए। दरभंगा के पोहदी गांव में 2 समुदाय में झड़प हुई। हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हो गए। दोनों ही तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक दोनों तरफ आपस में ऐसे भिड़े कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी मामले में 41 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद कार्रवाई की गई है। सीसीटीवी और वायरल वीडियो से उपद्रवियों की पहचान की गई और गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एसपी आलोक ने माहौल शांत होने का दावा किया है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मंदिर के सामने आपत्तिजनक मांस का टुकड़ा मिला था और सीसीटीवी में बाइक सवार जो है वो झोला से ये लेकर वहां आया था। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया है। तो मंदिर के सामने आपत्तिजनक मांस का टुकड़ा 9 जून को मिला था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बाइक सवार कुछ व्यक्ति आए थे जिन्होंने वहां पर मांस का टुकड़ा फेंका भी था। हालांकि पुलिस की टीम ने मामले को शांत करा लिया है और ऐसे में आगे की कार्रवाई अब जारी की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। भागलपुर की एक हिंदू युवती ने नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के स्टूडेंट सिराज पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि सिराज ने खुद को सोनू बताकर पहले दोस्ती की, बाद में इस्लाम अपनाने का दबाव डाला, कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया। पटना के सब्जी बाग इलाके में ले जाकर बीफ भी खिलाया है। ये रिपोर्ट देखिए। करने के लिए प्रताड़ित करते रहा। इतना ही नहीं, मुझे जबरदस्ती सब्जी बाग ले जाकर बीफ खिलाया। मुंह बांध कर अपना दर्द बयां करती इस लड़की को देखिए। न हम इसका नाम बता सकते हैं, न इसका चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी कहानी आपको जरूर बताएंगे। भागलपुर की इस लड़की के साथ प्यार में धोखा नहीं बल्कि लव जिहाद हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, खुद इसी की जुबानी सुन लीजिए।
पहले तो हिंदू बता के खुद के मेरे साथ में खुद का प्रेम प्रसंग बढ़ाया और धीरे धीरे मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित करते रहा। इतना ही नहीं, मुझे जबरदस्ती सब्जी बाग ले जाकर बीफ खिलाया, मेरे से रोजे रखवाए, मुझे 6 प्रकार के कलमा सीखने के लिए फोर्स करता रहा और 5 दफे नमाज पढ़ने के लिए भी प्रताड़ित करता रहा लगातार। अब जरा उस शख्स को देखिए जिस पर ये इल्जाम है। नाम है सिराज। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लव जिहाद के लिए सिराज से सोनू बन गया। सोनू बनकर इलाज कराने आई लड़की से दोस्ती की, प्रेम जाल में फंसाया, 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहकर शारीरिक शोषण किया, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, उसने पटना के सब्जी बाग इलाके में ले जाकर बीफ भी खिलाया और इतना कुछ करने के बाद दूसरी लड़की से शादी कर ली। पीड़ित लड़की ने विरोध जताया तो कहा कि मेरे धर्म में 4 शादी जायज है, वो भी रहेगी, तुम भी रहो। लेकिन जब पीड़िता नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट की, टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे डाली। हद तो तब हो गई जब पीड़ित लड़की सिराज के खिलाफ थाने में केस करने पहुंची। पुलिस वालों ने केस दर्ज करने से ही मना कर दिया। हालांकि बाद में डीजीपी विनय कुमार के आदेश पर पटना के महिला थाने में केस दर्ज किया गया है और पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन सवाल है कि लव जिहाद का ये कैसा खेल चल रहा है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? सोनू बनकर सिराज ने हिंदू लड़की से दोस्ती क्यों की? अगर आरोप सही तो सिराज पर कब होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप इस लव जिहाद के मामले को समझिए। देखिए, लव जिहाद किसे कहते हैं? धर्म छुपाकर किसी से दोस्ती करना, इसके साथ गलत जानकारी लड़की को देकर उसे अपने प्यार में फंसाना, लड़की को झांसे में लेकर धर्म बदलवाने की कोशिश करना। और पटना में भी ऐसा ही मामला सामने आया है और देश में कई ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ये पीड़ित लड़की का बहुत ही गंभीर आरोप सिराज पर है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई, जिसमें 6 लोग बिहार के रहने वाले हैं। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। ऊंचे उठते धुएं के गुब्बार को देखी। तस्वीरें तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल प्लांट के रिएक्टर में ब्लास्ट के बाद की हैं। केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट ने 14 लोगों की जान ले ली, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में 12 कर्मचारियों की पहचान हो गई, जिसमें 6 बिहार के रहने वाले हैं और 4 ओडिशा के हैं। 2 मृतकों की पहचान आंध्र प्रदेश निवासी के तौर पर हुई है। तेलंगाना में फार्मा फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना के बाद बिहार में भी मातम पसर गया है। फैक्ट्री में विस्फोट के बाद कई मजदूर 20 से 50% तक जल गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। धमाका इतना तेज था कि वहां काम कर रहे मजदूर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे। विस्फोट की वजह से रिएक्टर यूनिट तबाह हो गई है। वहीं फैक्ट्री सिंगाची फार्मा भी बिहार के आरपी सिन्हा की बताई जाती है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने धमाके पर दुख जताया है। उन्होंने दुर्घटना में फंसे मजदूरों को बचाने और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना में इस बड़े हादसे के बाद पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री के रिएक्टर में आज अचानक ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से ये भीषण हादसा देखने को मिला है। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस ब्लास्ट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब तक ये खबर मिली है और इनमें से भी मरने वालों की पहचान हो चुकी है। मरने वाले जो है वो 6 बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। किस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है तो आपको बता दें,
सिगाची इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसमें अचानक ब्लास्ट हो गया। सिगाची इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल को अब आप जान लीजिए, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज बनाती है। एमसीसी का उपयोग दवा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है। यहाँ पर दवाइयाँ बनाई जा रही थी। इसके साथ ही पूरे देश में इसकी 5 फैक्ट्रियां हैं। 65 से ज्यादा देशों में इस फैक्ट्री के जरिए दवा एक्सपोर्ट की जाती है। और अब हुआ क्या, आप ये जान लीजिए। देखिए, फैक्ट्री के रिएक्टर में किन कारणों से ब्लास्ट हो सकता है, इसकी अगर हम बात करें तो हो सकता है कि ज्यादा गर्मी की वजह से ऐसी स्थिति बन जाए। ज्यादा गर्मी इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके साथ ही दबाव में बढ़ोतरी की वजह से भी ये ब्लास्ट हो सकता है। रासायनिक प्रक्रिया की वजह से भी ये ब्लास्ट हो सकता है। सुरक्षा मानकों का शायद उल्लंघन किया होगा, इस वजह से भी ये ब्लास्ट हुआ। या तो तकनीकी खराबी इसके पीछे की वजह होगी, या फिर पुराने उपकरण ही इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। वेंटिलेशन में गड़बड़ी होगी, इस वजह से भी ब्लास्ट हो सकता है, या फिर अकुशल कर्मचारी होंगे। तो ये कुछ कारण हैं जो बताए जा रहे हैं ब्लास्ट के पीछे के। हालांकि पूरा मामला अभी जांच का विषय बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर में। बिहार में समाजवाद वर्सेस नमाजवाद के साथ ही कूड़ेदान वाली सियासत चल रही है। तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत सुलग गई। कैसे तेजस्वी यादव के बयान से सुलगी सियासत को बीजेपी ने नमाजवाद का चोला ओढ़ा दिया है, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये देश किसी के बाप का देश नहीं। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। यही वो बयान है जिसने चुनावी प्रदेश वाले बिहार की सियासत को बेहद गर्व कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की थी, जिसमें तेजस्वी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि यदि उनकी बिहार में सरकार बनी तो वे इस बिल को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार पलटवार किया गया कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। क्या आप बिहार में शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? आरजेडी के तेज बयान और बीजेपी के पलटवार ने बिहार की सियासत को बेहद गरमा दिया है। हालांकि तेजस्वी अपने बयान पर अब भी कायम है। गैर संवैधानिक है, उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें, और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी की सोच पर प्रहार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि आरजेडी का मतलब ही है गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि बिहार में समाजवाद वर्सेस नमाजवाद पर आखिर क्यों बहस हो रही है। तो वक्फ संशोधन कानून पर तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो ऐसे कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब जब ये बयान सामने आया, उसके बाद से पलटवार होना भी शुरू हो गया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये संसद का सम्मान नहीं करते, न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते हैं और वोट की चाहत में ऐसा बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के समाजवाद को नमाजवाद बता डाला और इसके साथ ही ये सवाल भी पूछा, क्या बिहार में शरिया कानून लाना चाहता है आरजेडी? बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि कुरान में वक्फ जैसे कोई शब्द नहीं है, मुल्लाओं और मौलवियों की ओर से ये शब्द बनाया गया।
बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा, सवाल भी पूछा कि क्या सीरिया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी में शरिया है, तो उन्होंने इसका जवाब है कि नहीं। देखिए, कानून अब तक बनकर ये तैयार हो चुका है और इसको लेकर कई अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। वक्फ जो है वो गैर मुस्लिमों के लिए बनाया गया है, ऐसी अफवाह भी फैलाई जा रही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी बार ये बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास करा लिया गया है। हालांकि इस पर बवाल मचा हुआ है और तेजस्वी यादव की तरफ से ये बवाल किया जा रहा है। हालांकि आपको बता देते हैं कि इसी बार 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा से वक्फ बिल पास करा लिया गया और उसके ठीक अगले दिन 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास सरकार करा चुकी है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी है और ये कानून बनकर तैयार है। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चुनावी साल में क्या निशांत सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे? ये सवाल राजनीतिक हलकों में तेजी से उभर रहा है। जिस तरह से निशांत भी अपने पिता के साथ सियासत में सक्रिय दिख रहे हैं और जेडीयू की ओर से निशांत कुमार की ब्रांडिंग की जा रही है, उससे ये सवाल उठ रहा है कि यदि निशांत पॉलिटिक्स में आ गए तो क्या इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में नेताओं के बेटे बेटियों के राजनीति में आने का लंबा इतिहास रहा है। इसी कड़ी में एक नेता पुत्र की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है और वो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो इन दिनों गैर राजनीतिक कार्यों में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में निशांत ने सवालों का जिस ढंग से जवाब दिया, उससे उनकी बेहतर राजनीतिक समझ भी नजर आती है। लेकिन आपके सर विरोधी हैं जो लगातार हमला बोलते हैं इस बात को लेकर कि नीतीश जी ने कुछ नहीं काम किया, नीतीश जी ने कुछ नहीं काम किया। जनता है ना, जनता देख रही है। उनके पास हम गए हैं, 2007 में 7 निश्चय 1 दिया, सब पूरा किया। 2020 में 7 निश्चय 2 दिया, कई रोजगार है, कई फील्ड में जितना वादा किया उससे ज़्यादा किया। तो जनता देख रही, किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। वैसे निशांत और आइए अब समझते हैं निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग आखिर क्यों हो रही है। देखिए, निशांत कुमार सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं। पहले राजनीति पर कम बात किया करते थे, लेकिन अब हाल के दिनों में राजनीतिक मुद्दों पर बात करने लगे हैं। और इसके साथ ही नीतीश कुमार, आपको बता दें कि 74 साल के हैं और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता में काबिज हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस कौन है, ये सवाल अक्सर उठता रहा है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, ये 3 बड़े बिहार के बड़े नेता और इनके राजनीतिक वारिस की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव हैं, जो आरजेडी को फिलहाल संभाल भी रहे हैं। रामविलास पासवान की बात कर लीजिए तो उनके बेटे चिराग पासवान हैं, जो उनकी पार्टी को लीड कर रहे हैं। लेकिन बात अगर नीतीश कुमार की जाए तो इनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल बना हुआ है। तो आज की राजनीति में युवा नेतृत्व की अगर बात कर ली जाए तो आरजेडी में तेजस्वी यादव हैं, जो कि युवा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात एलजेपी आरवी की कर लेते हैं, चिराग पासवान हैं जो कि इसमें शामिल हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी में भी सम्राट चौधरी हैं, जो कि पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर जैसे युवा नेता हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कौन कितने पढ़े लिखे हैं। अगर 3 बड़े युवा नेताओं की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें तो 9वीं तक की इन्होंने पढ़ाई की है। चिराग पासवान 2nd सेमेस्टर में बीटेक की पढ़ाई छोड़ दी थी और निशांत कुमार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं। और अब फिलहाल निशांत को लेकर राजनीति तेज है। जेडीयू की तरफ से मांग की जा रही है कि उन्हें राजनीति में आ जाना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।